जय हिंद। इससे पहले आपको बहुपद के बारे में यानी कि पॉलिनोमियल के बारे में कुछ कुछ बता देते हैं, कुछ मोटी तौर पे जानकारी दे देते हैं। आज थोड़ा सा उसको डीप से पढ़ते हैं और ये जानते हैं कि बहुपद क्या होते हैं, उसके प्रकार, उसके टाइप और ग्राफ, ये सारे चीज़ आज हम स्टडी करेंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट्स बनाना शुरू करिए। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल इंग्लिश हिंदी में कहते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल या फिर इंग्लिश में कहते हैं, मतलब हिंदी में कहते हैं बहुपद। ये क्या होते हैं? पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? बहुपद। जब हम पहली बार क्लास 10th में आते हैं तो हमें लगता है बहु यानी कि जो पुत्र की पत्नी होती है वो बहू, और उसका पद उसके पैर के निशान। हमने यही समझा था क्लास 10th में, हमें भी पता नहीं था क्या होता है वो पद। तो फिर हमें यही लगा ये होता है, पर सर जी ना है तो सर जी बताए तो कुछ और ही था। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद का मतलब रहता है कि दो या दो से ज़्यादा पद, एक होता है तो उसे पद कहते हैं, और ज़्यादा होता है उसे बहुपद कहता है, मतलब बहुसंख्या में कहता है। जैसे कि कहते हैं एक मंजिला हो तो एक मंजिला इमारत, दो मंजिला हुआ तो दो मंजिला इमारत, तीन हुआ तो तीन मंजिला इमारत। उसके बाद जितने भी नंबर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बहुमंजिला इमारत। दिल्ली में तो बहुत बड़े बड़े बहुमंजिला इमारत हैं। वैसे मुंबई में जाइएगा और खासकर नवी मुंबई में तो वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े इमारत हैं। मतलब जितनी भी शहर वाली है, जो अर्बन एरियाज है, वहाँ पे बड़े बड़े इमारत है, तो उसे कह सकते हैं बहुमंजिला इमारत या फिर हाँ बहुमंजिला इमारत के नाम से जानते हैं। इसी तरह से जब ज़्यादा पद हो जाए, माने कि दो या दो से अधिक पद हो जाए, उसे कहते हैं बहुपद। तो एक बार परिभाषा लिख लेते हैं हम इसके। परिभाषा ये होगा बहुपद। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक चर व अचरों से बना दो या दो से अधिक चर या अचरों से बना होता है। ठीक है, इसके साथ एक बात और याद रखना, परिभाषा में एक और रहता है, और साथ ही और प्रत्येक पद की घात पूर्ण संख्या के रूप में होती है। नहीं समझ आया क्या बोला? कोई बात नहीं, हम समझाते हैं, हमें किसी को। पहले होते हैं कि दो या दो से अधिक चर व अचरों से मिलकर बनता है। चर और अचर यानी कि दो चीज होना चाहिए उसमें। अच्छा, चर और अचर क्या होते हैं पहले हम वो देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं 2x + 3। ये हमारा एक बहुपद का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक दो वर्ड आपको समझ नहीं आया होगा। एक तो आपको चर समझ नहीं आया होगा, दूसरा आपका अचर समझ नहीं आया होगा। पहले इंग्लिश में देखते हैं इसको क्या कहते हैं, या यहाँ लिख देते हैं चर। चर या इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, ये क्या होता है? कोई भी चीज जिसका कि मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो वेरी करता रहता है, तो इसको हम अक्सर क्या कहते हैं? ABCD के रूप में डिनोट कर देते हैं। A B C यानी कोई सा भी एक टर्म हो सकता है, उसे हम कहते हैं अचर, जिसका कि मान अस्थायी ना हो। मान क्या होता है इसका? मान अस्थायी नहीं होता है इसका। अच्छा, एक होता है अचर। आप ऐसे भी ध्यान रखिएगा, चरने वाला बकरी वगैरह जो होता है वो कहाँ तक, उसका लिमिट नहीं होता, उसको ये खुला छोड़ दिएगा
तो पता नहीं कहाँ तक वो चर के आ जाएगा। तो उसी तरह से होता है, उसका मान कहीं डिफाइंड नहीं है। ये अचर जो चर नहीं सकता, एक घोड़े को एक खूंटे से बांध दीजिएगा तो एक लिमिटेड एरिया में ही वो चल सकता है, उससे बाहर नहीं जा सकता। तो वहां से भी आप याद रख सकते हैं अचर। इसे कांस्टेंट या फिर नॉन वेरिएबल, नॉन वेरिएबल कांस्टेंट या नॉन वेरिएबल कहा जाता है। ये क्या होता है, संख्या होता है खास करके, इसका मान अस्थायी होता है, मान अस्थायी। ठीक है, जैसे कि संख्या, कोई भी संख्या ले लिया 5, इसका मान तो अस्थायी ना, अब इसका मान तो बदल नहीं सकते। ये आपसे पूछेगा कि ए की वैल्यू बताइए, ए की वैल्यू बताइए, तो ए की वैल्यू क्या होता है, कुछ भी बता सकते हैं। हो सकता है कहीं पे ए की वैल्यू 1 होगी, कहीं पे ए की वैल्यू 10 होगी, कहीं पे ए की वैल्यू -7 होगी, तो हम बता नहीं सकते। लेकिन 5 तो फिक्स है ना, 5 मतलब 5 ही होता है। ठीक है, तो इसमें खास करके संख्या आती है और उसमें खास करके ABCD कोई वेरिएबल आ सकता है, अल्फा बीटा गामा भी आ सकता है या किसी भी रूप में आ सकता है। अब बात करते हैं, ये कहाँ गया। पहली बात, 2 या 2 से अधिक, मैं अंडरलाइन करता हूँ, 2 या 2 से अधिक चर या अचरों से बना होता है। दूसरी बात, प्रत्येक पद की घात पूर्ण संख्या होती है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। अब ये पूर्ण संख्या क्या है ये समझते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था 2x + 3, एक बार यहाँ पे देखते हैं। एक लाइन हमने कवर कर दिया, यहाँ तक आपको समझा दिया। अब इस वाली लाइन को समझते हैं, दूसरी लाइन में क्या कहता है। ठीक है, 2x + 3, 2 या 2 से अधिक है, ये एक तरह क्या है, अचर। दूसरे पेन से लिखता हूँ, ये एक तरह का है अचर और ये है हमारे पास चर। पहली बात, 1 और 2 टर्म हो गया, साथ में ये अचर हो गया और ये हो गया चर, यानी कि इसके साथ x लगा दो, उसको चर कहते हैं। 2 बात फुल हो गए। अब इसकी घात देखते हैं। देखिए, किसी भी संख्या की घात 1 हो सकती है, संख्या हो या कुछ भी हो। जैसे x लिखूं, x की घात 1 लिख सकते हैं, x = हम लिख सकते हैं x की घात 1, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं 3 लिखूं, 3 = लिख सकता हूँ 3 की घात 1, चलता है। तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे भी 1 रहा होगा और यहाँ पे भी 1 रहा होगा और इसका भी तो 1 रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से हम कह सकते हैं ये एक बहुपद है, दोनों कंडीशन फॉलो करता है। पहला, 2 या 2 से अधिक पदों से बना, तो देख ले 2 से अधिक पदों से बना। दूसरा, चर और अचर से मिलकर बना होता है, तो अचर हमने ये देख लिया, अचर हमने ये देख लिया। तीसरा, उसमें बोला था घात होना चाहिए, उसकी घात जो ना, तो हम 1 नहीं 2 नहीं 3 बातें मान लेते हैं। एक बात आपका ये रहा, दूसरा बात आपको ये रहा, ये दोनों मिला के, तीसरा बात आपका ये रहा। 3 बात होनी चाहिए। पहला, 2 से 2 या 2 से अधिक से होना चाहिए। दूसरी बात होना चाहिए कि वो चर और अचरों से मिलकर बना होना चाहिए। तीसरी बात, उसकी पावर 1 से अधिक होनी चाहिए, एक मतलब पूर्ण संख्या रूप में होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 रूप। अच्छा, एक बात साथ हाथ लगा, ये याद रखिएगा कि किसी भी संख्या की पावर, किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बना कैसे बताए, चलिए बता देते हैं, बहुत आसान है। देखिए, मान लीजिए कि a की पावर है, p एक संख्या है, p की पावर है 4। ठीक है, अच्छा, दूसरी p की पावर है 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम काट के लिखेंगे, इसको यहाँ से काटेंगे, इसको यहाँ से काटेंगे, तो 1 लिख सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा अलग फॉर्म में देखते हैं। p की पावर हो गई 4। अच्छा, जब भी संख्या मतलब नीचे आता है और ऊपर नीचे सेम हो, बेस सेम हो, उसकी घात जब ऊपर आती है तो माइनस आती है, -4 = 1। अब इसको काटेगा तो क्या आएगा, 4 - 4 0, 0 = 1। तो यहाँ से प्रूफ हुआ कि कोई भी संख्या में यहाँ पर कुछ भी हो, a b c d x y z कुछ भी हो, या कोई नंबर ही हो जाए, 5 की पावर 0 = 1 आएगा आंसर। ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, इसको 2 भागों में तोड़ते हैं। यही से तोड़ देते हैं। एक तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या
3 एक बहुपद है, या फिर ये बताइए 2x एक बहुपद है। ये दोनों तोड़ के हम देखते हैं और इसको बताते हैं बहुपद है कि नहीं है। आपको लगता हो कि नहीं ये तो बहुपद है ही नहीं, क्योंकि ये तो एक ही टर्म है। आपने कहा था, आपने शुरुआत में ही कहा था प्रश्न में, मतलब डेफिनेशन में, कि उसकी घात जो है उसका पद जो है ना 2 से अधिक होना चाहिए। तो एक्चुअल में ये भी एक बहुपद है। बताते हैं आपको कैसे, सुनते रहिए। देखिए बहुपद हम इसीलिए इसको कह रहे हैं कि क्या 3 को हम ये नहीं लिखते हैं 3 प्लस 0x कह सकते हैं, क्या दिक्कत है? क्या ऐसा कर दीजिए 3 प्लस 0 लिख सकते हैं। अच्छा 3 प्लस 0 को हम ये नहीं लिख सकते हैं 3 प्लस 0x कह सकते हैं। अब देखिए सारे कंडीशन फुलफिल हो रही है। एक तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि यहाँ पे 2 पद है, ठीक है। दूसरी बात कि चर और अचरों से बना होता है, ये रहा चर और ये रहा अचर, 2 बात फुल हो गई। तीसरी बात क्या होगा, प्रत्येक पद की घात 1 होती है। तो हमने कहा था किसी भी पद को कोई भी संख्या उसकी घात 1 मान सकते हैं हम अपने आप से। ये दोनों कंडीशन बताया था आपको, तो इसकी घात 1 मान लीजिए, क्या दिक्कत है? तीनों चीज फुलफिल हो गई, इसका मतलब ये एक बहुपद कहलाता है। अच्छा हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट बहुपद कहलाता है। इस वाले बहुपद को हम कह सकते हैं कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल या स्थिर बहुपद, यानी जितनी भी संख्या आती है वो एक तरह का स्थिर बहुपद होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका मान समान रहता है, इसलिए इसे कांस्टेंट वैल्यू कहा गया है। इसमें सारी संख्या आती है। अच्छा इसका डेफिनेशन कोई पूछे तो एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा क्या देखना, एक जिसमें अचर के गुणांक, अचर के गुणांक कह दीजिए, या अचर गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मान 0 हो। ध्यान रखिएगा ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ना कि शून्य बहुपद। शून्य बहुपद भी आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट था जिसमें अचर का मान, अचर क्या होता है, ये तो अचर नहीं चर होता है, गलती हुई। चर के गुणांक की मान 0, चर ये रहा, उसका गुणांक क्या है 0। तो ये एक तरह का स्थिर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू समान होती है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। सारी संख्याएं आती है, कोई सी संख्या हो, वो सारा का सारा किसमें आता है? ये इसमें क्या नाम था, पॉलिनोमियल में। अच्छा आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि क्या सर -5 भी आएगा? तो हाँ, ये -5 भी आएगा, क्योंकि इसका भी मान फिक्स है। -5 को हम चेंज नहीं कर सकते। -5 को कहीं अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति उसमें -3 पड़ेगा, वो भी तो 5 भी पड़ेगा, तो ये हो सकता है। ये वाला समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, इस वाले की बात करते हैं। हम इसको क्या लिखते हैं, 2 प्लस, ये एक बहुपद है कि नहीं है, हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुपद है या नहीं है, पॉलिनोमियल है या नहीं है, आपको ये बताना है। तो हमने क्या किया, 2x को हमने लिखा 2x प्लस 0। क्या है ये एक क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? अच्छा इस वाले को हम ये देखें 2x प्लस 0, एक मिनट, हाँ इसकी घात 1 मान सकते हैं, इसकी घात हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दोनों सबके
फुलफिल हो रहा है। पहली बात, दो या दो से अधिक बना होता है, एक ये रहा एक ये रहा, दो बात हो गई कि दो या दो से अधिक पदों से बना होता है, एक पद ये रहा दो पद ये रहा। दूसरी बात, चर और अचर से बना होता है, चर ये रहा और अचर ये रहा, दो बात फुलफिल। तीसरी बात, प्रत्येक की घात क्या होती है चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखिए प्रत्येक की घात पूर्ण संख्या, ये भी एक पूर्ण संख्या ये भी पूर्ण संख्या है। जीरो के ऊपर भी हम एक मान सकते हैं, एक मान सकते हैं, दो मान सकते हैं, इनफाइनाइट होता है तो उसमें से एक मान सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये भी एक बहुपद है। अच्छा, तीसरा आपके पास डाउट आ रहा, चलिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, चलिए उसके आगे चलते हैं। हम ये बताया था आपको कि जब भी कोई भी एक संख्या होती है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल या स्थिर बहुपद कहा जा सकता है। सारी संख्याएं इसमें आती है। इसकी आज ये परिभाषा कोई पूछ ले तो आप ये कह दीजिएगा, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर का गुणनांक, चर यानी कि ABCD वाला जो होता है उसका कोफिशिएंट गुणनांक यानी कोफिशिएंट जो ना शून्य होता था, वैसे बहुपद को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल या फिर स्थिर बहुपद के नाम से जाना जाता है। और स्थिर बहुपद क्यों कहा जाता है, स्थिर बहुपद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मान स्थिर रहता है, इसका मान कांस्टेंट रहता है। अब बात करते हैं, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या 2x एक पॉलिनोमियल है। तो हाँ, 2x पॉलिनोमियल है क्योंकि 2x को हम लिख सकते हैं 2x + 0, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपका सारा फुलफिल हो रहा है बात। पहले दो या दो से अधिक पद, एक दो पद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चर और अचर होना चाहिए। देखिए ये अचर और ये यहाँ पे जो x के साथ में वो है चर, दो बात फुलफिल हो गई। तीसरी बात क्या बोला था कि प्रत्येक की बहुपद की घात पूर्ण संख्या में होना चाहिए, यानी कि 0 से लेके आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या तो आपको पता है ना, पूर्ण संख्या क्या होती है, लिखता हूँ साइड में कहीं। पूर्ण संख्या होती है वो पूर्ण संख्या जो कि 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 ये इनफाइनाइट तक चलता था, वैसे संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसकी घात को हम एक मान सकते हैं और इसकी भी घात को एक मान सकते हैं। हमने कहा था किसी भी संख्या की घात को एक माना जा सकता है, उसमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं बोलूँ कि 5 और 5 इक्वल टू लिख सकते हैं 5 की घात 1, 3 लिख सकते हैं 3 की घात 1, x लिख सकते हैं x की घात 1, दोनों इक्वल होता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं ये एक पॉलिनोमियल है। अब बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो पॉलिनोमियल या फिर शून्य बहुपद कहता है। शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद जिसकी प्रत्येक पद की मान शून्य हो। देखिए आप पहले ये देखिए कि ये बहुपद है कि नहीं। सबसे पहले आपको कहीं भी जाए, आप जो इस चैप्टर के बाद एंट्री करिए आपको चेक करना है कि बहुपद का कुछ भी पूछ रहा है, शून्य बहुपद पूछे, कांस्टेंट बहुपद पूछे, कुछ भी पूछे, पहले चेक करिए वो बहुपद है या नहीं है। देखिए 1 2 3, दो या दो से अधिक पद, दिक्कत नहीं है, दो या दो से अधिक पद है। दूसरी बात, चर और अचर होना चाहिए। देखिए ये अचर वाला पार्ट है, ये भी अचर वाला पार्ट है, लेकिन ये चर वाला पार्ट है। तो हाँ, दो या दो से अधिक चर और अचर भी प्रूफ हो गया। तीसरा, प्रत्येक की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसकी घात एक मान सकते हैं, इसकी भी घात एक मान सकते हैं और इसकी भी घात एक मान सकते हैं। इसकी घात तो ऑलरेडी 2 दिया हुआ है तो ये भी एक बहुपद होगा। और शून्य क्यों हुआ, क्योंकि प्रत्येक का मान, प्रत्येक पद की मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो प्रत्येक पद का मान, इसको भी 0 लिख सकते हैं, इसको भी 0 लिख सकते हैं और इसको भी 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास हमने पढ़ा अभी कि बहुपद क्या होते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमने ये पढ़ा कि बहुपद के 2 प्रकार पढ़े, एक कांस्टेंट और दूसरा था 0। ये 2 पद पढ़ा। और आगे बढ़ते हैं कि और भी इसके बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। 2 प्रकार हमने आपको पढ़ा दिया, आगे चलिए। अब बहुपद को जो हम पढ़ेंगे उसको, उसके प्रकार को जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अलग अलग आधार पे। जैसे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को 2 भाग में बांट सकता है। पॉलिनोमियल ध्यान रखिए हिंदी में कहते हैं बहुपद। बहुपद को 2 भाग में बांट सकते हैं,
एक तो कैसे पदों के आधार पे, पदों या फिर टर्म के आधार पे। दूसरा कह सकते हैं डिग्री, दूसरा थोड़ा दूर लिख देते हैं, डिग्री या फिर पावर। पावर ये साइंस वाला नहीं है, ये मैथ वाला है, जिसमें मतलब होता है घात। साइंस में अलग पावर होता है, साइंस के पावर को अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल इसको पढ़िए, मैथ में पढ़िए, ठीक है। अच्छा, पदों के आधार पर ऐसा हो सकता है कि एक पद वाला बहुपद, एक पद वाला बहुपद को एक पदी बहुपद कहा जाता है, ठीक है। द्विपद वाला बहुपद को द्विपदी कहा जाता है, और तीन पद वाला बहुपद त्रिपदी कहा जा सकता है। और इसके बाद जो होता है बहुपद, उसको केवल और केवल बहुपद के ही नाम से जाना जाता है। ये चार पद वाला बहुपद आ गया तो उसको केवल और केवल बहुपद कहा जाता है। बहुपद इसी टर्म से ही इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें कि पदों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो से ही बहुपद कहा जाता है। तो इसके बाद जितने भी होंगे आप उसके बहुपद कह सकते हैं। अच्छा, एक पद वाले बहुपद का कोई एग्जांपल देखें, चलिए देखते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2x, ये भी एक बहुपद है, लेकिन ध्यान रखिएगा आप कभी भी 0 मत लिख दीजिएगा, इसमें कभी भी 0 नहीं चलेगा। 0 क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि 0 एक शून्य घातीय बहुपद है, हमने आपको पढ़ा दिया, तो ये एक टर्म में बहुपद नहीं है। एक टर्म में बहुपद होगा या नहीं होगा? एक मिनट, वेट, एक टर्म में बहुपद हो सकता है कि इसको टर्म के साथ बांटा जाएगा। 0 एक टर्म के बाद आपको हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, हाँ 0 भी हो सकता है, आपका कोई संख्या में हो सकता है 5। एक टर्म वाला मतलब एक पद वाला बहुपद है, इसमें पदों की संख्या तो है, पद ये भी तो एक ही है, ये भी तो एक पद है, चलेगा। और पहली बात तो ये दोनों बहुपद है ही है, और दूसरी बात ये एक पद होना चाहिए तो एक पद में चल सकता है। दूसरी बात, दूसरा और एग्जांपल देखते हैं। ये दो के बारे में आपने पढ़ा दिया हूँ। दूसरा 2x + 3, ये भी एक बहुपद हो सकता है। उसके बाद कह सकते हैं 3 पद, यानी 3 कोई सा पद होना है, 2x + 3y + 6 कह सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि 2x² + 3x + 6 ये कह सकते हैं। कोई भी हुआ, हमें पद गिनना है, हमें और चीज़ों से मतलब नहीं है। एक पद, 2 पद, 3 पद। अच्छा, एक और बात नोट में ध्यान रखिएगा, नोट, जो हमारा पद होता है, जो पद की काउंटिंग होती है, पद की गिनती, पद की जो गिनती होती है वो प्लस या फिर माइनस से होती है, प्लस या माइनस से होती है, ना कि गुणा भाग से, ना कि गुणा भाग से। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए यहाँ पे 3x लिखा है, तो आप ये कह सकते हैं कि 2 पद होगा, 3 एक पद होगा और x एक पद होगा। इन दोनों के बीच क्या गुणा का साइन है, यानी कि मल्टीप्लाई है, तो इसको एक पद मानेंगे। लेकिन अजय इन दोनों के बीच अभी यहाँ पे लिखा होता है, जस्ट ये चीज़ को यहाँ लिख देते हैं कि 3 + x, तो हम इसको 2 पद मान लेते हैं। लेकिन इसके बीच में गुणा है, प्लस के साथ क्या है, गुणा है, इसलिए इसको हम एक पद मानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक नोट करने वाली बात है, आप याद से लिख लीजिएगा। आगे चलते बहुपद कुछ भी हो सकता है, 2x + 2x³ + 3x² + 2x + 6, ऐसा कुछ भी हो सकता है। 2 से अधिक जब भी हुआ, मतलब 3 से अधिक हुआ, तो उसे नॉर्मली हम बहुपद के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं डिग्री के आधार पर। डिग्री के आधार पर कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। डिग्री के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, बाकी गिनने का तो कुछ भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है, और आगे भी हो सकता है। पहला होता है एक घाती।
दूसरा आता है द्विघाती, तीसरा आता है त्रिघाती, यानी जिसकी घात 1 हो वैसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, वैसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, और वैसा बहुपद जिसकी घात 3 हो, उसे त्रिघाती बहुपद के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए, तो क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं कि x प्लस 1 इसमें चर की घात, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, इसका ध्यान रखिएगा, चर की घात की बात की जा रही है। किसकी बात? चर की घात, चर की घात। दूसरी बात एक नोट करने वाला होता है, यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, नोट किसी बहुपद की घात उस बहुपद में अधिकतम चर के अधिकतम घात को चर के घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, किसी भी बहुपद की घात जो है उस बहुपद में जो बहुपद लिखेंगे चर के अधिकतम घात, उस बहुपद में जो चर के अधिकतम घात होगी उस घात को बहुपद की घात कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे चर है, अचर की बात छोड़ दिए, चर की मैक्सिमम घात कितनी है आपको बताया, किसी भी संख्या को नहीं होता उसको हम 1 मान सकते हैं, तो यहाँ पे चर की घात 1 है, तो इसलिए इसे कहा गया एक घाती बहुपद, या एक घाती बहुपद या फिर घाती बहुपद भी कह सकते हैं, क्योंकि एक को काउंट नहीं किया था। आपको कहते हैं ना कि 100 रुपये, तो 100 रुपये से नहीं लिखा था, वो सिर्फ लिखा था 100 रुपये, लेकिन जब 200 होता तो वहाँ पे 200 मेंशन करना पड़ता है, एक को मेंशन करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। बात करें द्विघाती बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो, कोई भी बहुपद हो सकता है, x2 + 3x + 2 लिख सकते हैं, या एक बेस्ट एग्जांपल मेरे पास है, टू एक्स, इसको छोड़िए, ये लिखिए, कुछ भी हो सकता है, बस इसमें एक चर की घात ये हो सकती है, या सिंगल ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बहुपद हो सकता है। एक ये भी हो सकता है 2x² - 8x + 6, ये भी एक बहुपद हो सकता है। इसको मान लेते हैं, अभी हमें सॉल्व करना होगा, 2x + 1 +1 के बाद +3 लीजिए, क्योंकि एक एक एग्जाम्पल हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ ये यहाँ पे बताया गया था। ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर सिंगल x भी हो सकता है। लेकिन अगर यदि ये कह देगा कि 0 या फिर 5, ये दोनों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बात समझ आ गया। जब बात हो रही थी पदों की तो पदों में हमने इसको काउंट कर लिया, लेकिन जब बात हो रही है घात की तो घात में हम इसको काउंट नहीं करेंगे। घात में क्यों नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि बहुपद की घात किस लिए होता है, उसके चर के मान पर डिपेंड होता है, ना कि उसके अचर के घात के मान पर डिपेंड होता है, इसलिए हम इसको काउंट यहाँ पे नहीं करेंगे। अभी हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेकर, लेकिन अब समझ आ गया। यहाँ से आगे चलते हैं। त्रिघाती बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसके की चर की घात कम से कम 3 होनी चाहिए, जैसे कि x³ + 1 हो सकता है, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है, या एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, x³ + 6x + 6x² + x³ + 6x² + 11x + 6, ये भी एक हमारा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों समझ आ गया हुआ, आप बता लीजिए। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। ये आपको टाइप्स ऑफ बहुपद बता रहे हैं, पॉलिनोमियल के टाइप्स बता देते हैं।
बता दीजिए। एक बार ये भी देख लेते हैं कि इसमें काम काम कर लीजिए, या हमारे एग्जाम की दृष्टि से इसमें क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, काम कर सकते हैं या क्वेश्चन क्या आ सकता है। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि कोई भी एक बहुपद दे देगा, जैसे 2x + 1 ये दे दिया, आपसे ये पूछेगा इसके बारे में। सबसे पहले पूछेगा ये बहुपद है या नहीं है। ये बहुपद हाँ है, हाँ या ना। पहला क्वेश्चन आपके पास ये आएगा। दूसरी बात, अगर ये बहुपद है, मान लेते कि ये बहुपद रहा होगा, तो आपको पूछेगा टाइप पूछेगा। टाइप किस आधार पर पूछ सकता है? टाइप पूछ सकता है आपका घात के आधार पे। दूसरा पूछ सकता है इस बहुपद का टाइप पूछ सकता है पद के आधार पे। पद के आधार पर पूछे तो 2 बता दिए, और घात के आधार पर पूछे तो 4 की घात देख लीजिए, जो आंसर होगा वो बोल दीजिएगा। ठीक, पद के आधार पर पूछ सकता है, घात के आधार पर पूछ सकता है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, या बहुपद है या नहीं है। ये आपके पास क्वेश्चन आएगा। चलिए, अच्छा इसमें ये भी देख लेते हैं हम कि इसमें याद क्या रखना है। आपको थ्योरी बताया, क्वेश्चन बताया किस प्रकार से आ सकता है। अब आपको बताता है जो कि आपको रट्टा मारना, यानी कि याद करना। याद क्या करना है आपको? याद आपको ये करना है कि बहुपद जो होता है, ये क्या होता है। लाल पेन से देखते हैं। बहुपद को पहचानने के लिए 3 चीज होता है। आइडेंटिफिकेशन, पहला होना चाहिए क्या, 2 या 2 से अधिक पद होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक पद होना चाहिए। चर और अचर से बना होना चाहिए। तीसरी बात क्या होना चाहिए, उसकी घात जो है वो होल नंबर या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 3 बात ये बताना चाहिए। उसके बाद आपको बताया था टाइप। क्या बताया था? टाइप ही बताया था ना। हाँ, टाइप बताया था। टाइप हो सकता है, टाइप 2 आधार बताया था। टाइप हो सकता है पद के आधार पर हो सकता है, या फिर घात के आधार पर हो सकता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। उतार लीजिए, बाकी आगे चलते हैं। अच्छा, टाइप में पद और घात के अलावा भी एक टाइप आता है, जो कि तीसरा टाइप आता है। तीसरा टाइप और चौथा टाइप कह सकते हैं, वो आता है एक तो जीरो पॉलिनोमियल, और दूसरा आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 10 प्रकार के होते हैं, सॉरी 10 नहीं 8, 3 इसके 6, 7 और 8, 10 प्रकार 8 प्रकार ये हुए। और बहुपद की डेफिनेशन आपको अब तक हमने बताया। उतार लिए। अब बात करते हैं शून्य क्या होते हैं। शून्य लिखते हैं, शून्य क्या है, ना कि शून्य। ध्यान रखिएगा, शून्य किसको जीरोस कहते हैं। जीरोस आप कंफ्यूज होते हैं, जीरो या जीरोस। जीरो मतलब कि जीरो यानी कि जिसको कहते हैं शून्य, और शून्य को जीरोस लिखा जाता है। जीरोस का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि 0 0 0 0 0, ये नहीं है। जीरो मतलब यहाँ पे क्या है कि शून्य। शून्य क्या होता है, इसको लिखते हैं। शून्य होता है किसी भी बहुपद में
में चर का वह मान जो बहुपद को संतुष्ट करे। इंग्लिश में लिख देते हैं, इन अ पॉलिनोमियल value of constant which is satisfy polynomial। ठीक है, चर का वर्ग जो किसी बहुपद को सेटिस्फाई करे या उनके संतुष्ट करे। अच्छा, सेटिस्फाई या संतुष्ट का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है, आज ये आम भाषा में देखा जाए, हालांकि ये डेफिनेशन आप किताब में मत लिखिएगा, मतलब एग्जाम की दृष्टि से इसका मतलब कुल मिला के ये पूछा जाता है कि एक्स की वैल्यू ऑफ एक्स कह सकते हैं। किसी बहुपद में जो एक्स का मान होता है, जो भी उसमें दिया होगा अचर, उसका मान एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, कुछ भी जो होगा उसका मान। काम खत्म। अब पहले आते हैं एक एक करके देखते हैं। हमने जो पद के आधार पर पढ़ा था ना, वो हमने क्लास 9th में पढ़ रखा था, और अब जो क्लास 10th आपका चल रहा है वहाँ पे आपको पढ़ना होगा कि घात के आधार पर ही हम ध्यान देंगे। पद के आधार पर ऑलरेडी हमने कर लिया है, तो चलिए घात के आधार पर ध्यान देते हैं। घात के आधार पर ध्यान देते हैं तो सबसे पहला आता है एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद, इसे इंग्लिश में कहते हैं लीनियर एक घाती बहुपद, या इसका नाम होता है रैखिक बहुपद। या इंग्लिश में कहते हैं इसे लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल इसका नाम क्यों पड़ा बताएंगे आपको। जब आपको ग्राफ बताएंगे तो वहाँ पे आपको कनेक्ट कर देंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल नाम कहाँ से आया। फिलहाल आप इसका इंग्लिश याद रख लीजिए और इसका जो कहते हैं दूसरा वो याद कर लीजिए। इसे लीनियर पॉलिनोमियल या एक घाती बहुपद के नाम से जाना जाता है। इसका हम शून्य निकालेंगे। क्या करेंगे इसका हम शून्य निकालेंगे। कोई एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 5x 2x + 3, ये एग्जाम्पल लेते हैं। 2x + 3 इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। जब भी किसी चीज में x की वैल्यू निकालना था, एक उस समीकरण का वैल्यू निकालना था, तो उसके इक्वल में आप 0 मानकर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या सकते हैं, 2x + 3 इक्वल टू हो गया 0, 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2, ये कह सकते हैं। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं इसकी जनरल फॉर्म की। साथ में आपको जनरल फॉर्म पढ़ाते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका व्यापक रूप या जनरल फॉर्म क्या होता है कि a + ax + b होता है। ये इसका जनरल फॉर्म या व्यापक रूप है। पहले जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म या इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं व्यापक रूप। व्यापक रूप इसका होता है ax + b। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना होगा, यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे हेयर लिख लीजिएगा। यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, a इज इक्वल टू नॉट 0 क्यों होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए
कि अगर यदि मान लेते हैं कि आज इसकी वैल्यू ए की वैल्यू 0 आ गई, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, खत्म, ये नील बटा सन्नाटा। बचा क्या, बी। बी हमारा क्या होगा यहाँ पे, एक बार ये लिख लेते हैं, ए और बी जो है हमारा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब संख्या है, यानी कि ए भी एक संख्या रहा होगा, जैसे कि ए भी एक संख्या है और बी भी एक संख्या है। अब यहाँ पे इस हिसाब से चलता है कि हम ए को हम 0 मतलब ए को हम 0 मान लेते हैं, तो यहाँ पे ये वाला टर्म 0 हो गया। और जब हमारा एक्स वाला टर्म 0 हो गया तो ये बचा क्या, 3। और 3 हमने क्या बोला था, 3 एक बहुपद है, ये 3 एक घाती बहुपद है, क्योंकि घात के आधार पर हम तो पढ़ नहीं रहे, घात के आधार पर सॉरी घात के आधार पर पढ़ ले। तो घात के आधार पर क्या बोला था कि चर की घात को वैल्यू वैलिड होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो बच जाएगा क्या, अचर बच जाएगा, और अचर के आधार पे तो हो नहीं सकता है पॉलिनोमियल, वो भी एक घाती बहुपद। तो इसीलिए यहाँ पे इसको काटा गया, हर एक में पहले को काटा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये भी कांस्टेंट होता है और x जो होता है वो हमारा होता है एक तरह का वेरिएबल, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये हो गया। इसको और इसको कंपेयर कीजिएगा, तो यहाँ पर से x की वैल्यू हमें निकालना हो जनरल फॉर्म में, तो x इक्वल टू हम क्या ये नहीं लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए। अब ध्यान से देखिए दोनों सेम है, यहाँ पे क्या किया, माइनस का निशान लगा, माइनस का निशान अपनी तरफ से लगा दिया। b की वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इसको इसके साथ कंपेयर कीजिएगा, इसको इसके साथ कंपेयर कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि a की वैल्यू तो यहाँ पे 2 है और b की वैल्यू है 3, ठीक है। तो इसलिए जनरल फॉर्म में यदि आपको निकालने दे दे तो ये इसका शून्य को ये इसका बहुपद होगा। कांस्टेंट आपको बता ही दिया, व्यापक रूप बता दिया, और यहाँ पे एक कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये था हमारा नॉर्मल और ये इसका था व्यापक रूप। आगे चलते हैं, दूसरा लिखिए, दूसरा चलते हैं हम द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद क्या होता है, बताइए, द्विघात बहुपद क्या होता है। अभी हमने आपको बताया था, द्विघात बहुपद वो होता है जिसमें किसी भी चर के घात की मान 2 हो, उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। लिख लेते हैं, द्विघात बहुपद इसे कहते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये क्वाड्रेटिक शब्द है ये क्वाड्रेंट से आया, किससे आया, क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट। और इस क्वाड्रेंट ये कहाँ से आया, लैटिन लैंग्वेज है, यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका क्या अर्थ होता है, क्या, वर्ग। ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, पर आएगा नहीं एग्जाम में। ये ध्यान रखिएगा कि इसको क्वाड्रेटिक यहाँ से आया, क्वाड्रेंट से आया, जिसका मतलब होता है वर्ग। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, इंग्लिश बता दिया। अब इसका शून्य निकालते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब इसका 0 निकालते हैं या शून्य निकालते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम इसमें x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वहाँ से निकाल रहे हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2x माइनस 6x प्लस 6। हमने क्या किया, इस 8 को 2 टुकड़े किए, ऐसा टुकड़ा जिसको कि जोड़ने घटाने पर 8 है, और ऐसा टुकड़ा जिसको गुना करने पर 2 गुना 6 करने पे कितना आना चाहिए, 12, लास्ट के दोनों, ठीक है। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नियम से कर रहे हैं, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। अब इन दोनों से कॉमन क्या रहा, इन दोनों से कॉमन आ रहा हमारे पास 2x।
इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2x, कॉमन आ रहा है, बचा क्या x माइनस 1, और यहाँ पर से देखा जाए तो माइनस 6 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x माइनस 1। इन दोनों में से कोई एक लिखते हैं और इन दोनों को जोड़ के लिख देते हैं 2x माइनस 6, या फिर कह सकते हैं x माइनस 1। अब चाहे तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, 2x माइनस 6 इक्वल टू जीरो मान सकते हैं, या कह सकते हैं x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखिएगा तो दो कॉमन ले सकते हैं, दो कॉमन लेके वहाँ काट दीजिए, x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। ये दो को यहाँ भाग करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं, x माइनस 3 इक्वल टू क्या आएगा, x माइनस 3 इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। अब x की वैल्यू कहाँ से लेते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा क्या, माइनस 3। x की वैल्यू ये आ सकती है, या फिर x इक्वल टू हो सकता है 1, x की वैल्यू एक ये आ सकती है। समझ आ गया, x की वैल्यू ये या ये आ सकती है। थोड़ा सा इसके जनरल फॉर्म को भी नजर देख लेते हैं। जनरल फॉर्म, या हिंदी में कहते हैं व्यापक रूप, और वो व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे सेम चीज a नॉट इक्वल टू 0, और यदि a 0 हो गया तो ये इसकी दो घात वाली चीज 0 हो जाएगी। अब जो दो घात वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा तो द्विघाती बहुपद बच ही नहीं सकता, क्योंकि आपको बताया था बहुपद की घात क्या होती है, किसी भी चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है। पहला बात यहाँ पे लिखिए हेयर, ठीक है, और a b c क्या हमारा है, कांस्टेंट, और x हमारा क्या है, वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद इसके शून्य निकालना हो, मान लो इसके शून्य निकालना, तो कैसे निकालेंगे, शून्य निकालते हैं हम, इसका क्या करते हैं, इसको शून्य को योगफल और शून्य के गुणनफल के हिसाब से हम इसको देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं शून्य गुणनफल। अब देखिए इसको भी x माना, इसको भी x माना, अब दोनों को x करेंगे तो बात समझ नहीं आएगा। देखिए दो व्यक्ति है, हर एक को हम इसको भी व्यक्ति कर दें और इसको भी व्यक्ति कर दें, बात तो समझ नहीं आएगा। तो हमें कुछ जुगाड़ ऐसा करना पड़ेगा ताकि इसका नाम कुछ और नाम से पढ़ना जाए और इसका नाम कुछ और से जाना जाए। तो हम इसको मान लेते हैं कि इस वाले को हम अल्फा के नाम से कह देते हैं, अलग नाम रख लेते हैं ताकि थोड़ा हमें याद करना आसान हो। इस वाले का नाम अल्फा लिख देते हैं, पहले जीरो का नाम, और दूसरा जीरो जो होगा उसको बीटा के नाम से जानते हैं। ये सारा का सारा लैटिन भाषा का शब्द है, वहीं से सबसे पहले मैथ्स को बढ़ावा दिया गया था, इसलिए इसका नाम पूरे वर्ल्ड में आज तक चलता था, दो नाम से रखा गया। तो इनका शून्य का योग देखते हैं, शून्य का योग, शून्य का योग सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ क्या होगा, -3 + 1 इक्वल टू होगा -3 + 1 इक्वल टू हो गया -2, ठीक है। और अच्छा -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 को -2/1 लिख सकते हैं। अच्छा इसको हम 2 से गुणा कर दें, सॉरी इसको हम 3 से गुणा कर दें और इसको हम 3 से गुणा कर दें, कोई दिक्कत, सब कुछ सही आएगा। यहाँ पर से -3 2 से यहाँ पर का, ठीक है, एक मिनट वेट से यहाँ पे माइनस का 3 नहीं आता, यहाँ पे प्लस का 3 आता है, ठीक है। इसको इधर जाएगा तो माइनस का नहीं प्लस का आएगा, तो मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 3 नहीं 4 आता।
अब देखते हैं, 4 को हम इक्वल टू ये नहीं लिख सकते कि 4/1 लिख सकते हैं, और हर एक को हमने 2 से गुना कर दिया, गुणा 2 गुणा 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 8/2 लिख सकते हैं। अच्छा, 8/2 को हम क्या ये नहीं से लिख सकते हैं कि 8/2 को हम ये नहीं लिख सकते हैं माइनस और -8। बिल्ली आ गई थी, चलिए बिल्ली को भी सोना है, रात ज़्यादा हो रहा है। इसको माइनस माइनस लिख सकते हैं, -8/2, कोई दिक्कत। इसको ध्यान से देखिए, इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर कीजिए, जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगा, ये जनरल फॉर्म, ये हमारा जो क्वेश्चन वाला फॉर्म, इन दोनों कंपेयर कीजिएगा तो a की वैल्यू आएगी 2, ठीक है जी। b की वैल्यू -8, इसको इससे कंपेयर कीजिएगा, b की वैल्यू -8 आएगा, और c की वैल्यू आएगा 6। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि -8 के जगह b लिख सकते हैं, -b लिख सकते हैं, -8 की वैल्यू तो b है ना वहाँ पे, और जहाँ पे 2 लिखा है 2 के जगह हम लिख सकते हैं a, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है हमारा -b/a। ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म, और कंपेयर करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया, पूछ सकता है कि जनरल फॉर्म का जीरोस क्या क्या होते हैं, जीरोस का सम क्या होता है। तो इसका जीरोस का सम बोलेगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कह सकते हैं हम -b/a। क्लियर, इसको लाइन मार दीजिएगा, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे हम देखते हैं 3 पौधे वाला बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या क्या आएंगे और काम की बात क्या क्या है वो आप देख लीजिए फटाफट। सबसे पहले आपसे ये पूछ सकता है कि व्यापक रूप, क्वेश्चन काम की बात, या फिर आप कह सकते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या आएगा। क्वेश्चन ये आएगा, सबसे पहले आपसे पूछेगा व्यापक रूप, दूसरा आपसे पूछेगा शून्य निकालने के लिए, दूसरा आपको क्या कहते हैं कि एक बहुपद दे देगा, उसका शून्य निकालने के लिए क्या देगा। बहुपद से शून्य 0, जैसे अभी हमने शून्य निकाला तो वैसे निकालेगा। अगर ये आपको बहुपद दिया है, ये क्लास 9th वाला सिस्टम था, क्लास 10th वाला सिस्टम आप इससे करिएगा, ठीक है। आपको कहते हैं कि ये बहुपद दिया है, आप इसके शून्यकों का योग बोले तो इससे करिएगा, और शून्य खाली बोले शून्य निकालिए तो शून्य का आप इससे निकालिएगा। हालांकि ये क्लास 9th में था तो नहीं आएगा, आप ध्यान रखिएगा, बट आप यह तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप क्लास 10th में कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। अभी आपका NTSC आता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, मतलब NTSC एक एग्ज़ाम होता है, स्कॉलर एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपको कुछ छूट, मतलब आपको स्कॉलर मिलता रहता है जब तक आप पढ़ाई करते थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रीवियस भी पूछ लेता है, तो देखते रहिएगा, 9th और 10th कंबाइन करके चलाते रहिएगा। तो बहुपद से आपको शून्य पूछ सकता है, या शून्य देके आपको बहुपद निकाल सकता है। तीसरा कह सकता है आप इसके शून्य और इसकी जाँच कीजिए, यहाँ से यहाँ जाने में जाँच का मतलब क्या होगा, जाँच का मतलब वही जाँच करना है कि अभी हमने क्या किया, शून्य निकाला, और इसको इस तरह से ले जाके जब इसको प्रैक्टिकली जोड़ा और इसको कंपेयर करके देखा, इसको हमने मैनुअली जोड़ा और इसके साथ हमने कंपेयर किया तो हमने पाया ये सही है। तो इस तरह से आपको जांच करने दे सकता है। साथ में आपको ये कह सकता है, साथ में आपको क्या कह सकता है, अरे हाँ एक बात तो भूल ही गया, शून्य का गुणनफल, चलिए बताते हैं।
शून्य का गुणनफल मिल रहा है क्या? तीसरा आपसे बताता हूँ। तीसरा आपको क्या देगा, शून्य दे देगा। तीसरा ये हो गया, शून्य दे देगा आपको यहाँ से। अब यहाँ से यहाँ अभी हम पढ़ेंगे इसको, यहाँ से यहाँ वाला चीज अभी हम पढ़ेंगे। और एक बार देखते हैं कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। मिटाते हैं, कहीं ना कहीं तो मिटाना ही पड़ेगा। इसको ही मिटा देते हैं, क्वाड्रेटिक को। शून्यकों का गुणनफल शून्य का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है कि 3 प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हो गया 3 गुणा 1 इक्वल टू हो गया 3। इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं कि 3/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, इसको हम 2 से गुणा कर दें, इसको हम 2 से गुणा कर दें, कोई दिक्कत? इसको 6/2 भी तो लिख सकते हैं। और हमने अभी जो कंपेयर किया था इसको और इसको, उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि 6/2 हो सकता है C/A के। तो इस तरह से हमारे पास रिजल्टेंट आता है कि अल्फा और बीटा इक्वल टू होता है C/A। ये यहाँ से हमारे पास रिजल्टेंट आया। शून्यकों का योग बताया, शून्य का गुणनफल लिख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C/A। क्वेश्चन समझ आया? व्यापक रूप पूछेगा, छाप दीजिएगा। बहुपद दिया होगा, शून्य निकालना होगा। बहुपद दिया, शून्य निकालना आपको सिखा दिया। फिर शून्य निकालने का आपको जांच करने के लिए दीजिएगा। शून्य निकालिए और इसके साथ कंपेयर कर लीजिए। पहले दोनों शून्यकों को जोड़िए। दोनों शून्यकों को मैंने जोड़ा, आया 4। दूसरा हमें व्यापक रूप से लिखा है कि -b/1 भी 4 आ रहा है क्या? जब -1/b भी 4 आ रहा है, इसका मतलब हमने जांच कर लिया। हो सकता है आपको कैसे शून्य को गुणनफल भी जांच करने के लिए कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने से मैनुअली गुणनफल कीजिए और C/A करके देख लीजिए, क्या उसकी वैल्यू भी 3 आ रही है, तो हमारे पास आंसर आ गया। अब बात करते हैं ऐसा कि शून्य देने के बाद बहुपद कैसे निकलेगा। अब उस टॉपिक पर बात करते हैं, तो नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन ये क्या कि चाहे तो आपको शून्य दे देगा। शून्य जैसे कि कोई शून्य लेते हैं, शून्य दे देगा कि शून्य देगा, एक होगा अल्फा, अल्फा की वैल्यू देगा -3 और बीटा की वैल्यू दे देगा 2। पूछेगा बहुपद बताइए। बहुपद बताइए, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। देखिए, आपको हमने बताया था अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। अल्फा और बीटा को जोड़िए, अल्फा और बीटा को जोड़ने पर -3/2, हाँ -3/2 कर सकते हैं। नहीं जोड़ना है ना, गलती हो गई। -3 + 2 इक्वल टू हो गया -b/a। इसको कैलकुलेट करिएगा तो आएगा -1 इक्वल टू होगा b/a। इस माइनस से इस माइनस काट दीजिए तो क्या होगा, 1 इक्वल टू हो जाएगा b/a। एक बात खत्म। दूसरी बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा जब इसका गुणनफल किया जाता है तो क्या आता है, -c/a।
इसको गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 माइनस 3 गुना 2, ये कितना गया माइनस का 6 इक्वल टू होगा C/A। अच्छा, आपको हमने बताया था कि अगर यदि 5 लिखा हो, कहीं भी 5 लिखा हो तो आप कह सकते हैं 5/1 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। तो इसी तरह जब 6 लिखा तो उसके नीचे 1 मान सकते हैं। अब जब 1 लिखा तो उसके 1 मान सकते हैं। इन दोनों के रिजल्टेंट के हिसाब से हमें पता आता है कि A इक्वल टू क्या आएगा 1, B इक्वल टू क्या आएगा, B इक्वल टू भी 1 आ रहा, और C इक्वल टू क्या आएगा -6। आपको व्यापक रूप तो याद होगा ही, क्या होता है व्यापक रूप, ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है। अब ABC की वैल्यू डाल दीजिए, ABC की वैल्यू डाल देते हैं तो यहाँ पे होता है x² प्लस b और प्लस 6, b नहीं, यहाँ पे होगा x। तो इस तरह से हमारे पास जो था शून्यक, और उसका हमने निकाल दिया बहुपद। चाहे तो ये दे सकता है, शून्यक दे सकता है, या इसका योग और गुणनफल दे सकता है। चाहे तो ये दे देगा, या आपको डायरेक्ट यहाँ से दे देगा। कहाँ से दे देगा, यहाँ से, यानी कि इसका योग दे देगा, बोलेगा योग है -1 और गुणनफल है -6। अब निकालिए, आप इसका बहुपद बनाइए। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि इस वाले फॉर्म से आपको यहाँ तक तो आना ही पड़ता ना -1 तक, और इस वाले फॉर्म से यानी कि ये हम प्लस करें तो इस वाले फॉर्म से 6 तक आना ही पड़ता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि द्विघात समीकरण के द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज के क्लास को यहीं खत्म करते हैं, और कल फिर मिलते हैं। कल आपको बताएंगे त्रिघात वाले जो पॉलिनोमियल होते हैं उसके कैसे बहुपद निकालते हैं, और साथ साथ कल हम ग्राफ भी पढ़ेंगे, क्योंकि ग्राफ से अक्सर 1-2 क्वेश्चन आते हैं इस वाले चैप्टर के लिए। तो मिलते हैं कल, ठीक है, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।